जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों संपूर्ण सीडीपी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों फॉर सीटेट एग्जाम 2026 में। सीडीपी बाई हिमांशी सिंह का जो फ्री नोट्स है दोस्तों, उसी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाले, जो 30 नंबर पक्का होगा दोस्तों। थ्योरी क्लास फॉर सीटेट एग्जाम देखिए। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ये हिमांशी सिंह मैम का है दोस्तों नोट्स है। इसी को हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप लोग को हम दोस्तों वृद्धि और विकास पढ़ाने वाले हैं। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है, जिसे देखो विकास एक दोस्तों ऐसा प्रक्रिया जो सतत चलती, लगातार चलते रहता है, जिसे गर्भ से कहा जाता है कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, जब तक मृत्यु होता है जब तक विकास चलते रहता है। विकास दो प्रकार के परिवर्तन है, वो गुणात्मक परिवर्तन है, वो परिणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन में दोस्तों क्या चीज इसका चेंज हुआ है, उसे गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। आप परिणात्मक पहले जैसे वजन, जैसे आप मान लीजिए 2 साल के हैं तो 5 kg वजन है, 20 साल का हो जाएंगे तो कुछ वजन बढ़ेगा कि नहीं, इससे परिणात्मक परिवर्तन है, परिणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि दोस्तों परिपक्वता के बाद रुक जाती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जिसे 1 साल से लेकर 18 से 20 साल तक वृद्धि होगा, उसके बाद वृद्धि क्या होगा, रुक जाएगा, परिपक्वता के बाद रुक जाएगा। लेकिन विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलते रहेगा दोस्तों। गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन कार्यशैली हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा, इसमें क्या गुणात्मक परिवर्तन है। अब परिणात्मक परिवर्तन में जैसे हाइट हो जाएगा, वेट हो जाएगा और शेप हो जाएगा, इसमें परिणात्मक परिवर्तन जैसे आकार चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है, हाइट चेंज होता है, सब परिणात्मक परिवर्तन में। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन कितना आप कितना आज पढ़े आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। जैसे सतत, सतत किसे कहते हैं? तो सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पुनः ध्यान ना ही देना, उसे सतत कहते हैं। सतत मतलब होता है धीरे धीरे लगातार चलते रहना, लगातार क्या होता है, चलते रहना, उसे सतत कहते हैं दोस्तों, उसे सतत कहते हैं। विकास मानसिक पक्ष में होता है, सामाजिक पक्ष में होता है, संवेगिक पक्ष में होता है और इत्यादि। विकास इस पर निर्भर होता है दोस्तों। विकास जैसे विकास में क्या क्या देखिए परिवर्तन होता है, तो शारीरिक विकास भी होता है, ज्ञान संबंधित भी होता है, मानसिक विकास होता है या संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है, संवेगिक होता है, संवेगिक होता है। मतलब PCSE मतलब इतना विकास होता है। विकास के 4 चरण होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल होता है, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जिसे देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चा देखिए शुरू से लेकर बड़ा होते होते कहाँ तक चल गया, तो इसलिए हाइट वेट और शेप होता है, सब फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट का तो गति से संबंधित पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं, एक ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर को बोला जाता है स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, और फाइन मोटर को सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ग्रोस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियों की यूज होता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है। जिससे बड़ी मसल्स आर्म की मसल्स होगा, लेग्स हो जाएगा, इस सब के बड़ी बड़ी मसल का यूज होता है ग्रोस मोटर में। और फाइन मोटर में सूक्ष्म मसल, जिससे छोटी छोटी मसल का यूज, जिससे आँख की पेशियां हो जाएगा, हाथ की मसल्स हो जाएगा। ग्रोस टू फाइन होता है मतलब बड़ा से छोटे का डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर स्किल स्थूल गति कौशल, जिसमें देख घुटने का बल चलना, घुटने का बल चलना, ये क्या हो जाएगा, ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। खड़े होकर चलना, ये ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। दौड़ना और कूदना ग्रोस मोटर स्किल होगा। वॉकिंग रनिंग और जंपिंग सब हो जाएगा, ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा दोस्तों। देखिए फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल में उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, सब हो जाएगा फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म गति कौशल। रेत में पैरों की अंगुलियां घुमाना, ड्राइंग पेंटिंग और राइटिंग और काजल लगाने से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा। कॉन्केटिव डेवलपमेंट में हो जाएगा दोस्तों, कॉन्केटिव डेवलपमेंट में हो जाएगा कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास का अर्थ मानसिक क्षमताओं का विकास, विकसित होने से संज्ञान का अर्थ या दिमाग में बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। मतलब संज्ञानात्मक का अर्थ होता है दिमाग में वृद्धि होना दोस्तों, दिमाग में वृद्धि होना, उसे ही संज्ञानात्मक काल, जिसे सोचना हो गया, तर्क करना होगा, कल्पना करना, मेमोरी करना, भाषा विकास, ये सब क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हो जाता है।
सोशल डेवलपमेंट, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना ही सामाजिक डेवलपमेंट कहलाता है दोस्तों। इमोशनल डेवलपमेंट, रैतार्स के अनुसार संवेग भावना है। संवेग क्या है? भावना है, जो हमारे अंदर रंग भरती है दोस्तों। इमोशन क्या है? हमारे रंग भरती है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये बच्चा है, अभी बच्चा है तो देखिए कानता है कि नहीं दोस्तों? बच्चा कानता है, धीरे धीरे बड़ा होने पर जैसे बच्चा कानता है, बच्चा पूरा गोल हाथ पटक पटक के कानता है, लेकिन बड़ा होने पर इमोशन क्षमता क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, फिर नहीं इतना कानता, मतलब इतना भी नहीं। वृद्धि दोस्तों, वृद्धि एक विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। वृद्धि एक विकास का छोटा सा हिस्सा है। परिपक्वता भी विकास का एक छोटा सा डोमेन है दोस्तों। परिपक्वता भी विकास का एक छोटा सा डोमेन है। परिपक्वता आनुवांशिक से संबंधित है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। परिपक्वता आनुवांशिक है दोस्तों। परिपक्वता आनुवांशिक है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन, तो वृद्धि में क्या मात्रात्मक परिवर्तन होता है? जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, छोटा होना आदि सब परिवर्तन है। क्वांटिटी का अर्थ होता है जिसका हम गणना या मेजर कर सकें। विकास हमें सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। विकास के सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का एक यूनिट होता है, यदि हम माप सकते हैं केजी में, इंची में, सेंटीमीटर में आदि के तहत में माप सकते हैं, जबकि विकास की हर पहलू को नहीं। विकास केवल आकलन किया जा सकता है। विकास केवल आकलन किया जा सकता है। जैसे चेस खेलना विकास का एक हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। वृद्धि का हिस्सा है। वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शरीर परिवर्तन से संबंधित होता है। वृद्धि का मापन सही किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह क्या होता है? रुक जाता है। विकास परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है दोस्तों। विकास का मानना है कि कठिन है। विकास को मापना कठिन है। इसका आकलन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है। यह नियंत्रण चलते रहता है। यह नियंत्रण क्या होता है? चलता है। साप्रत्यय का विकास संगठनात्मक विकास के अंतर्गत होता है। साप्रत्यय का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति मानना या कॉन्सेप्ट बनाना। जब और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है। कॉन्सेप्ट कहाँ? दिमाग में बनता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसे शैशव अवस्था में 0 से 2 साल शैशव अवस्था होता है। पूर्व बाल अवस्था ईयरली चाइल्डहुड होता था, 2 से 6 वर्ष होता है। लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु में किशोर अवस्था का अंतर्गत आता है दोस्तों। शैशव अवस्था के पहले भी यह अवस्था होती है जो प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा मां के पेट से ही होता है। इस समय अंतराल गर्भधारण से जन्म 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती मां पर निर्भर करती है। शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष का होता है। बच्चा ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से सीखता है। बच्चा जो होता है ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से सीखता है, गति करके सीखता है। पियाजे का भी कहना है गति करके सीखता है। खतरा भरा होता है। उस समय बच्चा जो होता है 0 से 2 साल में खतरा भरा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है दोस्तों। दोनों क्या होता है? तेजी से होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष का होता है। 2 से 6 वर्ष का होता है। इसे खिलौना एज भी कहते हैं या प्ले एज भी कहते हैं। इसमें नकल करके सीखता है। बच्चा नकल करके ज़्यादा सीखता है। अब भाषा विकास के लिए पूर्व बाल अवस्था भाषा विकास सबसे ज़्यादा होता है। इसमें देखिए फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर होता है दोस्तों। सोशल इज लोज रिपेयर्ड होता है। उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 अवस्था होते हैं। 6 से 12 अवस्था उत्तर बाल अवस्था होते हैं। इसे टोली अवस्था भी कहते हैं। गेम या स्पोर्ट एज कहते हैं। गेम या स्पोर्ट एज भी कहते हैं।
लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है दोस्तों इसमें, और मोरल डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। किशोर अवस्था में क्या होता है, इसे प्राचीन परिवर्तन का काल कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, तनाव या तूफान का भी अवस्था होता है। इसमें दोस्तों का अर्थ होता है बच्चा या ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। एरिक एरिक्सन के अनुसार है दोस्तों, बसंत ऋतु इसी में होता है। अब देखिए ब्रिज मैंने होता है पुल, पुल दो प्रकार के, चाइल्डहुड होता है, एगो अडल्ट होता है। इसमें से एंड नेचर, नेचर में होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। विकास दोस्तों, विकास जो होता है दो परिवर्तन में होता है, अर्थात अनुवांशिक और वातावरण के में बराबर हकदार होता है दोस्तों, दोनों होता है, अनुवांशिक और वातावरण में दोनों ही हकदार होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसे देखिए विकास जो होता है सतत होता है दोस्तों, लगातार चलता है, और कार्मिक में होता है, क्या होता है, कार्मिक में होता है। विकास की दर जो होती है भिन्न होती है दोस्तों, विकास की दर क्या होता है, भिन्न होती है, समान से विशिष्ट की ओर होता है। और विकास जो होता है हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट होता है, पूरा अनुमान लगाया जा सकता है, अब PCSE के आधार पर होता है। अब देखिए दिशा, इसका डायरेक्शन दोस्तों, तो विकास का डायरेक्शन सिरोपद मुख में होता है, पहले सिर से विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है, सिर का विकास होता है, इसका बाद पैर का विकास होता है, इसे बोला सिरोपद, या इसे पोडेंटल भी बोला जाता है। प्रोक्सिडेंटल, प्रोक्सिडेंटल समीप पर स्थित, जो केंद्र से पहले बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर होता है। जन्म के समय बच्चे का सिर शरीर का 1/4 या 25% होता है। व्यक्तिगत भिन्नता, दुनिया का प्रत्येक प्रजाति पाई जाती है, कोई भी प्रजाति समान नहीं होती, कोई भी प्रजाति समान नहीं होते। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें किसी न किसी स्तर पर भिन्नता अवश्य पाए जाते हैं, हर आदमी कुछ न कुछ अलग है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भी क्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर, व्यक्तिगत मूल्य के आधार पर, हर चीज़ में क्या होता है, अलग व्यक्ति होता है। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसीलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए, यह नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों का ज्ञान प्रदान या ज्ञान की साझा कर सके, मतलब हर बच्चा को अलग अलग टेक्निक या टीचिंग के द्वारा सिखा सकते हैं। मतलब विभेदी अनुदेश के द्वारा सिखा सकते हैं। यदि बच्चे को ग्रुप बनाएं और विभेदी अनुदेश के प्रयोग होना चाहिए, विभेदी अनुदेश का प्रयोग होना चाहिए, मतलब होमो मीन्स मतलब सेम होना चाहिए। बच्चा देखिए अनुवांशिक से विशुद्धता अर्जित लेता है, इसमें फिजिकल, मेंटल और ये सब तीनों होना चाहिए। अब देखिए मोटिवेशन को कहा जाता है हिंदी में अभिप्रेरण। अभिप्रेरण एगो आंतरिक होता है, एगो बाह्य होता है, एगो बाहर से मोटिवेशन मिलता है, एगो अंदर से मोटिवेशन मिलता है। इसे अंतरात्मा लोभ की दृष्टि हो गया। इसमें क्या है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने BF स्किनर ने फ्रेडरिक स्किनर का अभिप्रेरण का संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतना अच्छा सक्सेस रेट होगा दोस्तों। बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरण को बढ़ाना देना चाहिए, बच्चे में जो है आंतरिक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसे अभिप्रेरण का चक्र है, सबसे पहले आवश्यकता। आप लोग को जब तक आवश्यकता नहीं होगा, जब तक आप लोग ड्राइवर नहीं बनेंगे, मतलब प्रणोद में नहीं बनेंगे, होगा प्रणोद तब उत्तेजन भी होगा, फिर दिशा निर्देशक व्यवहार भी काम कीजिएगा, फिर उपलब्ध मिलेगा और फिर उत्तेजन की कमी भी हो जाएगा। मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुआ था। कब? 1995 में।
इसमें शारीरिक विकास, शारीरिक आवश्यकता होती है, अस्तित्व की जरूरत पूरा होता है। इसे मोसले को आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। आदमी की सबसे पहले जरूरत क्या है? शारीरिक विकास, उसके बाद सुरक्षात्मक विकास, फिर अगर प्रेम या अपनत्व की आवश्यकता, फिर समानता की आवश्यकता, इसका बाद हो जाएगा आत्मसिद्ध हो जाएगा। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। आईक्यू के आधार पर एवरेज बच्चा 90 से 109 नंबर जो लाता है ये एवरेज होता है। डल जो होता है 80 से 89 में होता है। गिफ्टेड चाइल्ड होता है 140 से जो ओवर आता है उसे गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से इंटेलिजेंस से हुआ है, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड होता है। हेरिडिटी से प्रभावित तो होता है। सृजनात्मक एवं बुद्धि। सृजनात्मक एवं बुद्धि सकारात्मक होता है, अर्थात हर एक आईक्यू लेवल हाई और रचनात्मक आवश्यक नहीं है, सबका आईक्यू लेवल आवश्यक नहीं हाई होता है। इसे FOE का ट्रिक है। धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार। JP गुलिफोल्ड ने थिंकिंग के दो भागों में बांटा गया। पहला है अपसारी सोच, दूसरा है अभिसारी सोच। इसमें ओपन इंडेड होता है, इसमें क्लोज इंडेड होता है। इसमें क्या होता है? मल्टी सोल्यूशन होता है, इसमें लिमिट सोल्यूशन होता है। इसमें आउट ऑफ बॉक्स होता है, इसमें MCQ सोल्व करने में होता है। इसमें रिलेटिव क्रिएटिव होता है, इसमें रिलेटिव इंटेलिजेंस होता है। अपसारी सोच वाले प्रत्येक व्यक्ति नहीं होंगे, परंतु क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच अवश्य रखते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड प्रभावशाली बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 140 IQ होता है तो बौद्धिक रूप से उज्ज्वल होता है। टैलेंट होता है जिसे सचिन तेंदुलकर जैसा। क्रिएटिव होता है MS धोनी हसन जैसा। समृद्ध पाठचार की आवश्यकता होती है। इनमें इंटरेस्ट, इक्वोडिंग, चैलेंजिंग टास्क, कॉन्टेंट्स होता है। इंटेलिजेंस हाई के बच्चे में हॉट्स होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है दोस्तों। संवेगित बुद्धि। संवेगित बुद्धि का सर्वप्रथम सोल्वर या मेयर के इंट्रोड्यूस किया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक का अरस्तु का वचन कोई किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इमोशन को कंट्रोल कर पाए, सही जगह पर सही समय पर सही तरीका से सही यूज कर पाए, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, आत्म जागरूकता, अभिप्रेरण, सहानुभूति और स्व नियंत्रण। पहला है संज्ञान और संवेग में अंतर। द्विभाषिक होते हैं और अंतः संबंधित होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हैं और सिर्फ एक केस पर प्रभावित नहीं करते हैं। जजोक ने नहीं करते हैं। जजोक के अनुसार इमोशन और कॉग्निटिव एक स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं। मनोवैज्ञानिक के द्वारा सुझाव किया गया शिक्षक के दृष्टिकोण से गिफ्टनेस की भावना निम्नलिखित से संयोग पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? संयोग पर निर्भर करते हैं। तीनों होना चाहिए। 3 रिंग मॉडल, जिसे उच्च क्षमता, रचनात्मक और उच्च प्रतिबंध होना भी चाहिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब हो गया बहुबुद्धि का सिद्धांत होना चाहिए। इसमें स्वतंत्र होता है दोस्तों। बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, इसमें कोई भी क्षमता नहीं है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकते हैं। इसमें हो सकता है 8 प्रकार के हैं बहुबुद्धि। इसमें भाषाई बुद्धि, जिसमें बहुत सा भाषा का ज्ञान होता है। इससे वाद विवाद, स्वामी विवेकानंद के भाषा में बहुत सा पावर थे दोस्तों, इससे भाषा विवाद। तार्कपूर्ण बुद्धि, एगो तार्क मतलब सोचने की क्षमता, से APJ अब्दुल कलाम के तरह। स्थानीय बुद्धि, तीसरा है स्थानीय बुद्धि, जैसे नाभिक हो गया, मूर्तिकार हो गया,
वस्तुकार हो गया, आंतरिक सज्जकार हो गया, मानवचित्त, यह स्थानीय बुद्धि है। कौन से स्थान में क्या करना है, क्या लगाना है, क्या करना है, उसका स्थानीय बुद्धि कहते हैं। संगीत बुद्धि, इसमें उत्पादक होता है, सृजन करना, परिवर्तन करना, जैसे लता मंगेशकर जी के देखिए कितना बढ़िया संगीत बुद्धि है। बॉडी मतलब शारीरिक बुद्धि, जैसे विराट कोहली जी देखिए कितना बढ़िया से अपना बॉडी को संतुलित में कर लेते हैं। इंटरपर्सनल मतलब अंतः वैयक्तिक बुद्धि, जिसे दूसरे के व्यवहारों या भावनाओं को समझना, उसे क्या कहते हैं, जिसे गांधी, मदर टेरेसा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल, जिसे स्वामी विवेकानंद। प्राकृतिक बुद्धि जैसे किसान हो गया। त्रिबुद्धिक सिद्धांत में प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालाइजिस तीनों होने चाहिए। जैसे प्रयोगात्मक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक तीनों चाहिए। विश्लेषणात्मक मैंने विशेष, रचनात्मक भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक भी होना चाहिए। PMA प्राइम मेंटल एबिलिटी 7 फैक्टर्स में है। यस मतलब स्थानीय क्षमता, अवधारणा क्षमता, संख्या क्षमता, भाषा समझने की क्षमता, भाषा बोलने से संबंधित क्षमता, स्मृति और तर्क शक्ति। दोस्तों पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। पियाजे रचनावादी हैं। पियाजे के सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो 14 या 15 साल तक अधिक उम्र तक विकास होता है। पियाजे का संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास 4 स्टेज में बांटा गया है। सामूहिक एकलाप 3 से 5 साल में। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। क्या है? असतत प्रक्रिया है। परिपक्वता पर निर्भर करता है, अनुभव पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर और संतुलन पर। संतुलन जो होता है इक्विलिब्रेशन, 2 भागों में बटा, एगो अनुकूलन होता है, एगो संगठन होता है। अनुकूलन भी 2, आत्मसात एवं संयोजन होता है। आत्मसात एवं संयोजन। अनुकूलन की प्रक्रिया होता है जोड़ना या जोड़ने, कोई चीज में जोड़ना, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। कोई चीज के जोड़ते तो संतुलन में होता है। और नया चीज मान लीजिए जैसे वो कुत्ता है, कुत्ता को देख लीजिएगा तो नई स्थिति है कुत्ता। अब इसमें कुत्ते नहीं बिल्ली है तो आप क्या हो जाएगा, बिल्ली की भी कहेगा कुत्ता, तो असंतुलन में हो जाएगा। फिर इसको बताएगा नई बिल्ली है तो हो जाएगा संयोजन, बदलाव कर लेगा। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, ऐड करता है। एकोमोडेशन में क्या होता है, मॉडिफाई करता है, बदलाव करता है। इसे संवेगी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रिय अवस्था 11 से 15 वर्ष। 0 से 2 पियाजे के अनुसार गत्यात्मक अवस्था होता है, इंद्रियंगमक अवस्था, पेशीय अवस्था होता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु होता है, वस्तुदायित्व होता है और विलंबित अनुकरण होता है, लक्ष्य निर्देशक व्यवहार होता है। बच्चे के इंद्रिय ही शिक्षक होते हैं। इस अवस्था में आँख हाथ से सोचता है, अर्थात ज्ञानेंद्रिय से दुनिया को समझ विकसित करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे तर्क शक्ति में कमी होता है, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की नासमझ होती है, सजीव निर्जीव में नासमझ होते हैं। इस अवस्था में बच्चा का लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरा दुनिया सोचता है। और लैंग्वेज ABCD या क ख ग संरक्षण, बच्चे एक जैसे एहसास होगा कि विकेट A में ज़्यादा पानी है और जबकि दोनों एक समान है। इस समय नहीं समझता कि किस में ज़्यादा है। केंद्रीयकरण होगा।
मूर्त सकारात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान होता है। वस्तु का वर्गीकरण के आधार पर कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, वस्तुओं का संरक्षण भी कर सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, घटते बढ़ते करण विकेंद्रीकरण भी कर सकता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें चेंज कर सकता है। 11 से 15 साल अमूर्त चिंतन या लॉजिक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, परिकल्पना या निगात्मक तर्क कर सकते हैं, निगात्मक चिंतन भी कर सकते हैं। लेव वायतोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये एक सामाजिक रचनावादी थे, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित थे, सामाजिक संरचनात्मक का जनक थे, बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता था। वायतोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति से संभव है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। वायतोस्की के अनुसार बच्चे का एक सतत प्रक्रिया है जो वे जीवन पर्यंत चलती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास भी संभव होता है। अंतःक्रियाकरण की प्रक्रिया है। वायतोस्की 3 महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया। पहला है समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। वायतोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के सबसे बड़ा यंत्र है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। ZGPT जो होता है संभावित विकास का क्षेत्र होता है, यह अस्थायी मदद होता है, जो MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है दोस्तों। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप जो सामाजिक वाक्य 2+2 साल तक, उदाहरण नियम उदाहरण दुनिया में बात करते हैं। निजी वाक्य 3 वर्ष होता है जो बोल बोल कर खुद से बात करते हैं। मौन आंतरिक बात जो मन से बात करते हैं। ZPD किसी दायरे में किसी की मदद से बच्चा का संभावित विकास होता है, सो ZPD कहते हैं। कोई छोटा या बड़ा हो तो इसे मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्षणिक मदद या जब तक जारी रहेगा जब तक हम खुद या काम ना करें, एक प्रक्रिया है, मतलब स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कोहलवर का नैतिक सिद्धांत। कोहलवर का नैतिक सिद्धांत इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है, इसीलिए इस सिद्धांत को जेंडर बेसिस थ्योरी भी कहते हैं। से कैलो गिलियन कोल्स भी छात्र था। इसका मानना है कि थ्योरी फीमाइन्स पर्सपेक्टिव नारीवादी नैतिकता को ध्यान नहीं रखती है। सही गलत का पहचान नैतिक कहलाता है। नैतिक तर्क मोरल डिसीजन लेने के लिए थिंकिंग का प्रयोग करते हैं, उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए नैतिक तर्क कहलाता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोग के बाद यह बताया कि व्यक्ति नैतिक विकास के मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर पर दो अवस्था होते हैं। क्या दो अवस्था होते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, जिसे 4 से 10 साल, इसका 2 चरण होते हैं। पहला है आज्ञाकारित और दंड अभिनाश। दूसरा है व्यक्तिगत व्यक्तिवाद, उपकरणवाद, विनिमय या नियमित अभिनाश, जैसे को तैसा। तीसरा है इसमें परंपरा 10 से 13 साल, दूसरा चरण। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिनाश होता है ना। कानून और व्यवस्था अभिनाश, सामाजिक व्यवस्था। इसमें तीसरा है उत्तर पारंपरिक उच्च स्तरीय आयु वाला, इसका भी 2 चरण होता है।
सामाजिक अनुबंध अभिनाश और संवेदिक अंता चेतन स्वाभाविक नैतिक प्रमुख अभिनाश। हेंज दुविधा प्रयोग का सारांश है। हिंज की पत्नी जान बचाने के लिए चोरी करता है, सही कि गलत। आलोचना भी होता है दोस्तों। सभी संस्कृति पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, लिंग रूढ़वादी पाया जाता है। एगो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चा की जरूरत के आधार पर शिक्षा देना चाहिए। पृथक्करण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1893 में सभी समान अवसरों के द्वारा सभी वंचित को शिक्षा कराने के लिए सभी राज्यों को अवश्य दायित्व सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, अंधत्व या बाधिर, विकलांग, बौद्ध स्तर वंचित, संवेदी, मांसपेशियों अन्य विकलांग, भाषा बोली, कामगार या जातिगत, सामूहिक, अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजन संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान ही कहलाता है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। अक्षमता का प्रकार, एगो दृष्टि अक्षमता होता है, एगो श्रवण अक्षमता होता है, मानसिक अक्षमता, गमक अक्षमता, अधिगम अक्षमता। एगो अधिगम अक्षमता का प्रकार होता है, इसमें है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। पढ़ने में कठिनाई होता है, ई को एवं का के विभेद नहीं कर पाता है, साव को वाच अनक्लियर और अनक्लियर में अंतर, अनक्लियर और अनक्लियर न्यूक्लियर में अंतर नहीं समझ पाता है। लेटर्स रिवर्स कर देना, पढ़ना मतलब एक दूसरे से उल्टा, जब पढ़ने में कठिनाई होता है या लिखने में त्रुटि हो सकता है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। अप्रेक्सिया यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन के संबंध में सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होता है। यह मानसिक के सेरिब्रम में क्षति कारण उत्पन्न विकार होता है। अप्रेक्सिया एगो होता है डिस्प्रेक्सिया। यह अप्रेक्सिया का एक प्रकार है, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। हाथ और आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन की स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है, इसमें सेंसर इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अफेसिया भाषा और संप्रेषण अधिगम अक्षमता है, मौखिक रूप से सीखने, विचारों को अभिव्यक्त कराने में समस्या। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति से यह अफेसिया उत्पन्न होता है। डिस्फेसिया मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक रूप से अक्षमता होता है। अलेक्सिया क्या है? मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता। इस शब्द अधंता या पठ अधंता विजुअल अफेसिया भी कहा जाता है। इसमें अर्जित डिस्लेक्सिया होता है। अलेक्सिया के कारण है कि अफेसिया या डिस्ग्राफिया जैसे अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित अक्षमता, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ, हथेली, अंगुली संबंधित गड़बड़ियों, मस्तिष्क संबंधित कुछ गड़बड़ी। डिस्कुलिया मतलब गणित अंगणित समझने में कठिनाई, इसे न्यूमोलिक्सिया भी कहते हैं, जिसे ग्राफिकल ऑडियोनेटिक्स वर्बल या लेक्सिकल मस्तिष्क संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक अधिगम प्रभावित होता है।
डिस्मोर्फिया भ्रम हो जाता है। शरीर के कुछ अंग छोटा या अपूर्ण है। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे के लोगों से करने लगता है। इसे प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। समावेश शिक्षा योजना में बच्चा की आवश्यकता जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेश शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जाता है, बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है। प्रभावशाली बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासु ज़्यादा होता है, चीज़ों को याद करने की स्मृति अच्छी होती है, सृजनात्मक पाए जाते हैं, IQ लेवल 140 से ऊपर, तर्क शक्ति अच्छे होते हैं, बच्चे ज्ञान में विस्तृत होते हैं, मौलिक चिंतन में होता है। अब PWM फिजिकल विथ डिसेबिलिटी 1950 में 7 एलिटी होते हैं। सनराइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016 के अनुसार पहला है अंधापन, दृष्टिअवैधता, कुष्ठ रोग से पीड़ित। चौथा है श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, जीर्ण तंत्रिका संबंधित विशिष्ट लिखने की अक्षमता, मल्टीपल भाषण या भाषा विकलांग, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग। RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट ऑफ एजुकेशन 2009 में तैयार हुआ, परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अब बाद में जम्मू कश्मीर छोड़ गए। संविधान के 86वें संशोधन 2009 में आर्टिकल 21 के ए में अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए देने का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। डिस्लेक्सिया बच्चों के लिए 6 से 18 साल तक, मतलब विकलांग बच्चे के लिए। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान है। RTI कुछ महत्वपूर्ण निषेध हैं। नंबर 1, बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है, और उम्र के अनुसार सीधा नामांकन का कोई टेस्ट नहीं। नो एडमिशन फी, गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन का नियम विरुद्ध है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। प्राइवेट स्कूल में BPL या EWS में 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। 30 बच्चा में एक शिक्षक का होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर में बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर दायरे में होना चाहिए। 1 से पहला से 5वां तक के 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चाहिए। 6ठी से 8वां तक 220 दिन वर्किंग होना चाहिए। पहला से 5वां PRT और 6ठा से 10वां TGT और 11-12 PGT। पहला से 5वां प्राइमरी स्कूल होता है। एक टीचर पर 30 बच्चा, और 6 से 8 से 1 से 35 मतलब बच्चा होना चाहिए एक टीचर पर। 9-10 सेकेंडरी होता है, और 11-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। पहला से 5वां तक के जो बच्चा होता है कम से कम 800 घंटा की पढ़ाई होनी चाहिए, और 6ठा से 8वां तक जो बच्चा होता है 1000 घंटा होनी चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 आवर्स काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर समय भी सम्मिलित होता है। 150 बच्चा जो होता है तब 5 टीचर, 1 हेड मास्टर होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम NCP 2005 में 1975, 1988, 2000, 2005 NCERT इन इंडिया। अपने अनुसार स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। कौन बाल केंद्रित? NCP 2000 अनुवाद में संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं भी है, जो प्रोफेसर यश पाल के अध्यक्षता में तैयार किया गया था। 1905 में मुख्य ज्ञान का स्कूल के बाहरी जीवन से जुड़ा है। पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक
केंद्रित न करें। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति अवस्तत्व विद्यार्थी तैयार किया जाए। बिना भार का अधिगम NCF 2005 में 5 विधि पर जोर दिया गया। करके सिखाएं, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। NCPF 2005 के रचनावाद को समझ प्राप्त करें। NCP 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका सुविधादाता जैसा होना चाहिए। NCP 2005 में अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए। NCP 2000 करके सिखाने वाला बल देता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चा जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन भर नियंत्रण चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण, पुरस्कार और दंड। समाजीकरण की इकाई पहले फैमिली, फिर इसके बाद स्कूल, फिर अध्यापक, फिर मीडिया। बच्चों का समाजीकरण का मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन है? पहला, सक्रिय एजेंसी, जहां बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वस्थ क्लब। और निष्क्रिय एजेंसी में बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। एक शिक्षक के रूप में कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझें। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो डीबी थे, कौन थे? जॉन डीबी थे। इसमें बच्चा नीड्स के अनुसार एक्टिविटी प्लान किए जाते हैं। बच्चे जुगासु और रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जीजू भाई बौद्धों को दिया जाता है। प्रगति शिक्षा 1896 में खोला गया था। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल और चिंतन सीखें। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखें। संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है। यह एकमात्र क्या है? साधन के रूप में है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में एक संयुक्त राज्य अमेरिका USA मनोवैज्ञानिक जीन डीवी का योगदान है। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिव डोमेस्टिक प्रोसेस। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए। अधिगम एक त्रुटियों का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो एरर से बच्चा का थिंकिंग को पता चलता है। कई बार बच्चे कुछ भर्तियों बन लेता है जिन्हें गलत संप्रत ना करे। इन्हें ठीक किया जा सकता है। जॉन डीवी ने त्रिभुमीय बताया। पहले शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, बालक आश्रित चर होता है और पाठचर जो मध्य चर होते हैं। भाषा जो है 3 भाग में संकेतित, मौखिक, लिखित और संकेतीय। भाषा का स्वभाव क्रम से होता है। मनोवैज्ञानिक का क्रम पहले है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। से सुबोलपली कहते हैं दोस्तों। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मोंटेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। चोम्स्की भाषा का जन्मजात मानते हैं, अर्थात बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होती है। इसे कीर्तन, रोना, संगीत इत्यादि। भाषा का भाग या स्वरूप। पहला है स्व निम्न है। ध्वनि का सबसे छोटी इकाई होती है। क, आ, च, प, ट इसम है। रूपिम भाषा का छोटा रूप होते हैं। मैं, पेन, कॉपी, राम। वाक्य विन्यास भाषा का नियम है। कर्ता ने, क्रम ने, करण से। अर्थ या विन्यास। वाक्य जो है विन्यास का सार्थक अर्थ होता है। मोहन के पास पुस्तक है, इसम क्या है? सार्थक। CRT फिक्स होता है। एक दूसरे से हाई स्कूल सिलेक्शन लेना। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होता है जिसमें व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों या क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी कि बालक की क्या उपलब्धियां और क्या कमी है, सभी जानकारी पोर्टफोलियो में संचित होता है। लिंग। जेंडर एक सामाजिक संरचना है।
सेक्स एक जैविक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना, सेक्स एक जैविक संरचना है। जेंडर एक लिंग रूढ़वादी है। समाज में महिलाओं पुरुष से लेकर चली गई रूढ़वादी धारणाएं। महिलाओं गणित में कमजोर होती है, पुरुष रोते नहीं हैं। लिंग पक्षपात, एक शिक्षक गर्ल और बॉय में जेंडर प्रियोरिटी होता है। लिंग समानता रखनी चाहिए। जेंडर नेचुरल लैंग्वेज, लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ब्लूम्स टोमक्सी, जिसे इस 3 भाग में है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, अध्यात्मक, 3 गो है। एक वो है नेशनल एजुकेशन 2020। नेशनल एजुकेशन 2020 में है, ठीक है। इसमें है क्या ट्रिक है, 5-3-3-3। पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है इसमें इसके बाद, फिर इसके बाद इसका मतलब 4 साल। इसमें एग्जाम में पूछता है 5 साल में, जो 3 से 8 साल में मूलभूत चरण होता है, प्रारंभिक चरण होता है, मध्य चरण, फिर माध्यमिक स्तर होता है। एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय अनुसूची 2020 में क्या होगा, 5-3-3-4। तो ऑप्शन नंबर ए होगा।